हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके सुपर टेट, एमपी टेट, रीट, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा कि जो विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेल मार्ग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ऑप्शन बी गोरखपुर रेल मार्ग, ऑप्शन सी ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाला जो रेल मार्ग है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंपास कोलंबिया। तो याद रखिएगा कि प्रेरीज घास के मैदान अमेरिका में है, बिल्कुल सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल सही है। सवाना अफ्रीका में है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो पंपास है ये कोलंबिया में नहीं है बल्कि याद रखिएगा अर्जेंटीना में है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सागर अफ्रीका को एशिया से अलग करता है? ऑप्शन आपके सामने भूमध्य सागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी तस्मान सागर या फिर ऑप्शन डी बेरिंग सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल सागर। तो याद रखिएगा कि जो लाल सागर है ये अफ्रीका से एशिया को अलग करता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सागर यूरोप से अफ्रीका को अलग करता है तो याद रखिएगा भूमध्य सागर अलग करता है। अगला क्वेश्चन, किस पर्वत चोटी को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है माउंट एंडीज, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी माउंट एंटलीज या फिर ऑप्शन डी माउंट ड्रॉन्किसबर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। तो याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अर्ध महासागर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंद महासागर। तो याद रखिएगा कि हिंद महासागर को ही अर्ध महासागर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंध महासागर किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वतः क्रव्य मिट्टी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने जलोर मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली मिट्टी। तो याद रखिएगा कि काली मिट्टी को ही स्वतः क्रव्य मिट्टी या फिर स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने टिहरी बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी भाखरा नागल बांध या फिर ऑप्शन डी पोंग बांध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टिहरी बांध। तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है तो याद रखिएगा भाखड़ा नागल बांध है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध है। अगला क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने जलोर मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो याद रखिएगा कि चाय की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी जो है वो लेटराइट मिट्टी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है तो याद रखिएगा काली मिट्टी है। अगला क्वेश्चन, झीलों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कोलंबिया, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी म्यांमार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिनलैंड। तो याद रखिएगा कि फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है और याद रखिएगा कि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है?
ऑप्शन आपके सामने अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है और यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने दामोदर नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर नदी। तो याद रखिएगा कि दामोदर नदी को ही जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा दामोदर नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कालिंदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, याद रखिएगा यमुना नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन बी। तो याद रखिएगा कि ईस्ट में विटामिन बी पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ईस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो याद रखिएगा जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट से विषुवत रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी 876 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 756 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 876 किलोमीटर। दोस्तों आप सभी को पता है कि पृथ्वी के सबसे बीच में से जो रेखा होकर गुजरती है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं और भारत की स्थिति पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है और यहाँ से अगर हम बात करें विषुवत रेखा के बीच की दूरी कितनी है, तो याद रखिएगा 876 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने ज्योति बसु, ऑप्शन बी पवन कुमार चामलिंग, ऑप्शन से सुचेता कृपलानी या फिर ऑप्शन डी ममता बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पवन कुमार चामलिंग। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले जो व्यक्ति है वो पवन कुमार चामलिंग है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, याद रखिएगा सुचेता कृपलानी थी। अगला क्वेश्चन, टेबल शर्करा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी गैलेक्टोज या फिर ऑप्शन डी सुक्रोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुक्रोज। तो याद रखिएगा कि सुक्रोज को ही टेबल शर्करा या फिर गन्ने की शर्करा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंगूर की शर्करा या फिर ग्रेप शुगर किसे कहा जाता है, तो ग्लूकोज को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फलों की शर्करा यानी कि फ्रूट शुगर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा फ्रक्टोज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी ल्यूकोडर्मा या फिर ऑप्शन डी ल्यूकेपीनिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ल्यूकेमिया। तो याद रखिएगा कि जब हमारे शरीर में WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको ल्यूकेमिया कहा जाता है और जब हमारे शरीर में WBC की मात्रा कम हो जाती है तो उसे ल्यूकेपीनिया कहा जाता है। और याद रखिएगा कि WBC की मात्रा को बढ़ना हम ल्यूकेमिया कहते हैं और इसी ल्यूकेमिया को ही हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन आपके सामने मस्तिष्क, ऑप्शन बी मेरुरज्जु, ऑप्शन सी हृदय या फिर ऑप्शन डी वृक्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरुरज्जु। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर में जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है यानी कि जो क्रियाएं हम कर लेते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। जैसे मान लीजिए कि आप रोड पर जा रहे हैं और अचानक आपके सामने कोई सांप आ जाता है तो आपका पैर ऑटोमेटिकली पीछे हट जाता है। या फिर मान लीजिए कि अगर आप कहीं पे भी हाथ रख रहे हैं, अचानक अगर वो चीज़ जिसे आप पकड़ रहे हैं उसमें कोई कांटेदार चीज़ हो तो आपके हाथ में जैसे ही वो कांटा चुभेगा आप तुरंत अपना हाथ पीछे हटा लेंगे। तो ये क्रिया आपका मस्तिष्क सोच भी नहीं पाता लेकिन उससे पहले ही ये घटना हो जाती है। रियल में ये मेरुरज्जु के कारण होती है और इस घटना को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? ऑप्शन आपके सामने कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी लाइकेन या फिर ऑप्शन डी बैक्टीरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइकेन। याद रखिएगा कि जहां पर भी वायु प्रदूषण होता है वहां पर लाइकेन अपना कलर चेंज कर देते हैं, इसीलिए लाइकेन को वायु प्रदूषण संकेतक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने फेफड़े, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी वृक्क या फिर ऑप्शन डी आमाशय।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। तो याद रखिएगा कि यकृत को ही रासायनिक कारखाना या फिर जैव रासायनिक कारखाना कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा यकृत ग्रंथि है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा यकृत में यानी कि लीवर में ही होता है। अगला क्वेश्चन, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने ऑफियोलॉजी, ऑप्शन बी अर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी या फिर ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी। तो याद रखिएगा कि कीड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अर्निथोलॉजी कहलाता है। और याद रखिएगा कि सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर चुनाव होंगे? ऑप्शन आपके सामने 1 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 4 महीने या फिर ऑप्शन डी 1 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 महीने। तो याद रखिएगा कि अगर पंचायत भंग होती है तो 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी मैलिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैलिक अम्ल। तो याद रखिएगा कि सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है और हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, आपको बताना है कि किस भाग में मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने बालों में, ऑप्शन बी दूध में, ऑप्शन सी हड्डियों में या फिर ऑप्शन डी पेशियों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेशियों में। तो याद रखिएगा कि हमारे मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, बालों में कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है और दूध में याद रखिएगा केसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गिद्धों के विलुप्तीकरण का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने क्लोरोक्वीन, ऑप्शन बी डाइक्लोफिनेक, ऑप्शन सी पैरासीटामोल या फिर ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डाइक्लोफिनेक। दोस्तों, जो गिद्ध होते हैं ये मरे हुए जीवों को खाते हैं और ऐसे जीव, मान लीजिए कि कोई भी एक जानवर है, जब ये मरता है तो उससे पहले अगर इसके दर्द के निवारण के लिए डाइक्लोफिनेक की दवा दी जाती है, उसके बाद जब ये जानवर मर जाता है इसको आकर गिद्ध खाता है। चूंकि उसकी बॉडी में डाइक्लोफिनेक उपस्थित था, इस कारण से गिद्ध के ऊपर इसका गलत रिएक्शन हो जाता है और गिद्ध मर जाते हैं। तो याद रखिएगा कि गिद्धों की विलुप्तीकरण का सबसे बड़ा कारण जो माना जा रहा है वो डाइक्लोफिनेक है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने विश्वनाथ प्रताप, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह या फिर ऑप्शन डी जवाहर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक उम्र के जो प्रधानमंत्री रह चुके थे वो मोरारजी देसाई रह चुके थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन रह चुके हैं, याद रखिएगा राजीव गांधी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले लोकपाल कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने तुषार मेहता, ऑप्शन बी मनोज सिन्हा, ऑप्शन सी बिपिन रावत या फिर ऑप्शन डी पिनाकी चंद्र घोष। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के द्वारा बताना है। आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को रेगुलर फॉलो कीजिएगा, जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए तब तक रेगुलर वीडियो को फॉलो कीजिएगा। मेरा विश्वास मानिए आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। आपके एग्जाम के लिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।